तुम उस दिन का इंतजार कर रहे हो जब तुम्हारे पास खूब पैसा होगा, सब कुछ सेटल हो जाएगा और तब तुम अपनी जिंदगी जीना शुरू करोगे। तुम सोचते हो कि सबसे बुरी चीज मौत है और इसलिए तुम हर उस चीज से बचते हो जिसमें थोड़ा भी रिस्क है। तुमने सुरक्षा को ही जिंदगी मान लिया है। पर इतिहास में एक ऐसा इंसान भी हुआ है जिसने अपनी पूरी उम्र इस बात को साबित करने में लगा दी कि सबसे बुरी चीज मौत नहीं है। सबसे बुरी चीज एक ऐसी जिंदगी जीना है जिसे तुमने कभी सच में जिया ही नहीं। किनारे पर बैठकर लहरों को गिनने का नाम जीवन नहीं है। समंदर के बीच जाकर तूफानों से टकराना असली जीवन है। 30 जुलाई 2026 को पाकिस्तान के ब्रॉड पीक पहाड़ पर एक बहुत बड़ा एवलांच आया। बर्फ का एक ऐसा तूफान जिसने एक ऐसे इंसान को हमेशा के लिए हिमालय की गहराइयों में सुला दिया, जिसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि इंसान के शरीर और दिमाग की असली सीमा क्या है। उस इंसान का नाम था निर्मल पुरजा, जिन्हें दुनिया प्यार से निम्स दाई बुलाती थी। जब निम्स ने दुनिया के सामने यह कहा था कि जिन दुनिया भर की 14 सबसे ऊंची और जानलेवा चोटियों को पूरा करने में बाकी दुनिया के सबसे बेहतरीन पर्वतारोहियों को 7 से 8 साल का समय लगता है, उसे मैं सिर्फ 7 महीने में पूरा कर लूंगा। दुनिया के हर अखबार, हर विशेषज्ञ ने उन्हें 3 शब्द कहे थे: सनकी, पागल या फिर ओवर कॉन्फिडेंट। किसी को उन पर भरोसा नहीं था, फंडिंग नहीं मिल रही थी, पर निम्स ने बहस नहीं की। उन्होंने अपना घर गिरवी रख दिया, अपनी जिंदगी की सारी कमाई उस एक सपने पर लगा दी जिसे लोग नामुमकिन कह रहे थे। और फिर जो हुआ उसने माउंटेनियरिंग के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 7 महीने नहीं, बल्कि सिर्फ 6 महीने और 6 दिन, यानी 189 दिनों में निम्स ने दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह कर लिया। यह कोई साधारण पहाड़ नहीं थे। यह 8000 मीटर से ऊंचे वो डेथ जोन थे जहां हवा में ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि इंसान का शरीर हर 1 सेकंड के साथ धीरे धीरे मरने लगता है। बर्फ इंसान की चमड़ी को सुन्न कर देती है और एक छोटा सा गलत कदम सीधे मौत की तरफ ले जाता है। पर सवाल यह नहीं है कि निम्स ने यह रिकॉर्ड कैसे बनाया। असली सवाल यह है कि एक इंसान जिसके पास एक शानदार नौकरी थी, पैसा था, रुतबा था और एक सुरक्षित भविष्य था, वो बार बार मौत के मुंह में क्यों जा रहा था। क्यों कोई इंसान अपनी आराम की जिंदगी छोड़कर -60 डिग्री के तापमान में तड़पने के लिए जाता है। इस सवाल का जवाब हमें अर्नेस्ट बेकर की मशहूर किताब द डिनायल ऑफ डेथ में मिलता है। बेकर कहते हैं कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इस सच से भागने में बिता देता है कि एक दिन उसे मरना है। हम बड़े बड़े घर बनाते हैं, सुरक्षित नौकरियां ढूंढते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हम खुद को यह यकीन दिला सकें कि हम सुरक्षित हैं। हम अपनी एक ऐसी दुनिया बना लेते हैं जहां हमें लगता है कि मौत हम तक नहीं पहुंच सकती। पर बेकर कहते हैं कि मौत से बचने की इस कोशिश में हम असल में जिंदगी से भी बच जाते हैं। निम्स ने इस झूठ को मानने से इनकार कर दिया था। वो जानते थे कि आराम और सुरक्षा इंसान को भीतर से खत्म कर देती है। वो उस डेथ जोन में इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि उन्हें मरने का शौक था। वो वहां इसलिए जाते थे क्योंकि जब आप मौत के बिल्कुल करीब होते हैं, सिर्फ तभी आप पूरी तरह से जीवित महसूस करते हैं। वहां आपका कोई बैंक बैलेंस मायने नहीं रखता, आपकी कोई डिग्री मायने नहीं रखती, दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है इसका कोई मतलब नहीं होता। वहां सिर्फ आपका नंगा अस्तित्व बचता है। जब हम अपने घरों में बैठे होते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत थक गए हैं। थोड़ा सा काम करने के बाद हमारा दिमाग कहता है कि अब और काम नहीं हो सकता। पर विलियम जेम्स ने अपनी किताब द एनर्जीज ऑफ मेन में एक बहुत गहरी बात कही है। वो कहते हैं कि इंसान अपनी असली क्षमता का बहुत छोटा हिस्सा ही इस्तेमाल करता है। जब हम कोई काम करते हैं और थक जाते हैं तो वो थकान असली नहीं होती, वो सिर्फ एक दिमागी रुकावट होती है। अगर हम उस थकान के बाद भी काम करते रहें तो अचानक हमारे भीतर से एक नई ऊर्जा निकलती है जिसे जेम्स सेकंड विंड कहते हैं। निम्स पुरजा इस बात का जीता जागता सबूत थे। माउंटेनियरिंग में आने से पहले निम्स ब्रिटिश सेना की सबसे खतरनाक स्पेशल बोट सर्विस का हिस्सा थे। उनकी ट्रेनिंग का रूटीन सुनकर ही किसी भी इंसान के पसीने छूट जाएं। वो रात को 1 बजे उठते थे, अपनी पीठ पर 35 किलो का वजन रखते थे और 20 किलोमीटर दौड़ते थे। फिर वो अपनी रेगुलर मिलिट्री ट्रेनिंग करते थे। शाम को फिर से 20 किलोमीटर की दौड़, फिर जिम और उसके बाद 64 किलोमीटर साइकिल चलाना और आखिर में 25 मीटर के पूल में 120 लैप्स तैरना।
और यह सब उन्होंने लगातार 6 महीने तक किया, बिना एक दिन रुके, बिना एक दिन मौसम का बहाना बनाए। निम्स ने अपने शरीर को उस बिंदु के पार धकेल दिया था जहां आम इंसान हार मान लेता है। उन्होंने अपने दिमाग को यह सिखा दिया था कि थकान एक भ्रम है और इंसान का शरीर एक ऐसी मशीन है जो किसी भी दर्द को पार कर सकती है। लेकिन निम्स की कहानी सिर्फ शारीरिक क्षमता की कहानी नहीं है, यह सम्मान और पहचान की भी कहानी है। पर्वतारोहण के इतिहास को अगर आप देखें तो पिछले 150 सालों से एक अन्याय लगातार हो रहा था। जब भी कोई वेस्टर्न क्लाइंबर माउंट एवरेस्ट या केटू पर चढ़ता था तो सारी दुनिया उसकी तारीफ करती थी, अखबारों में उसके नाम छपते थे। लेकिन उन क्लाइंबर्स का भारी सामान उठाने वाले, उनके लिए रस्सियां बांधने वाले और उनकी जान बचाने वाले नेपाली शेरपा हमेशा गुमनाम रहते थे। उन्हें सिर्फ एक कुली मान लिया जाता था। निम्स पुर्जा ने इसे बदलने की ठानी। उन्होंने सिर्फ रिकॉर्ड के लिए प्रोजेक्ट पॉसिबल शुरू नहीं किया था, उन्होंने दुनिया को यह बताने के लिए वो रिकॉर्ड बनाया कि नेपाली पर्वतारोही किसी से पीछे नहीं है। जनवरी 2021 में उन्होंने जो किया वो इंसानियत के इतिहास का एक बहुत बड़ा पल था। केटू, जिसे पहाड़ों की दुनिया का सबसे क्रूर पहाड़ माना जाता है, उसे सर्दियों में चढ़ना नामुमकिन माना जाता था। निम्स ने अपने 9 नेपाली शेरपा भाइयों के साथ मिलकर एक टीम बनाई। -60 डिग्री का तापमान, चीर देने वाली हवाएं, पर उन्होंने हार नहीं मानी। जब वो शिखर से सिर्फ 10 मीटर दूर थे तो पूरी टीम रुक गई। वहां किसी को अकेले इतिहास रचने की जल्दी नहीं थी, कोई भी अकेला आगे नहीं बढ़ा। उन 10 नेपाली पर्वतारोहियों ने एक दूसरे के हाथ थामे, अपने देश का राष्ट्रगान गाया और एक साथ उस चोटी पर कदम रखा। वहां कोई व्यक्तिगत जीत नहीं थी, वहां एक पूरे समुदाय की जीत थी। निम्स ने दुनिया को दिखा दिया कि जब इंसान अपने फायदे से ऊपर उठकर किसी बड़े मकसद के लिए काम करता है तो प्रकृति भी उसके सामने रास्ता बना देती है। 23 अप्रैल 2019 प्रोजेक्ट पॉसिबल को शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। निम्स अपनी पहली छोटी अन्नपूर्णा फतह करके नीचे उतर रहे थे, तभी उन्हें खबर मिली कि मलेशिया का एक पर्वतारोही डॉक्टर चेन 40 घंटे से बिना खाने पानी और ऑक्सीजन के बर्फ में फंसा हुआ है। निम्स के पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का बहुत बड़ा दबाव था। उनका एक एक दिन कीमती था, पर उन्होंने अपना मिशन वहीं रोक दिया। अपनी जान दांव पर लगाकर वो वापस उस डेथ जोन में ऊपर गए और उस अनजान इंसान की जान बचाई। निम्स पुर्जा ने दुनिया को बताया कि किसी छोटी पर झंडा गाड़ना बड़ी बात नहीं है, असली जीत इस बात में है कि आप उस छोटी तक पहुंचने के सफर में कितने इंसान बने रहे। जब एक आम इंसान उस ऊंचाई पर जाता है तो उसका दिमाग उसे चीख चीख कर कहता है कि नीचे लौटो, पर नेपाली शेरपाओं की बात अलग है। पीढ़ियों से हिमालय की गोद में रहने के कारण उनके शरीर ने उस कम ऑक्सीजन को अपना लिया है। उनके खून में EPAS-1 नाम का एक जीन होता है जो उन्हें उस ऊंचाई पर भी सोचने और सही फैसले लेने की ताकत देता है। पर निम्स के पास सिर्फ यह शारीरिक ताकत नहीं थी, उनके पास एक ऐसी दिमागी ट्रेनिंग थी जो उन्हें दुनिया के सबसे कठोर कमांडो में से एक बनाती थी। निम्स ने इस शांत दिमाग को ब्रिटिश आर्मी की स्पेशल बोट सर्विस में हासिल किया था। वहां की ट्रेनिंग में कोई रियायत नहीं होती। रिक्रूट्स को घंटों तक बर्फीले ठंडे पानी में गले तक डूबकर बिना हिले खड़े रहना होता है। शरीर कांपता है, कई लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं, पर जो वहां टिका रहता है वो दर्द को एक अलग नजरिए से देखना सीख जाता है। निम्स ने दर्द को सहना नहीं बल्कि दर्द के साथ काम करना सीख लिया था। 8000 मीटर की ऊंचाई पर शरीर के साथ एक बहुत ही भयानक चीज होती है जिसे मेडिकल भाषा में HAC हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल इडिमा कहते हैं। ऑक्सीजन की कमी से इंसान के दिमाग में सूजन आ जाती है, वो अपना संतुलन खो देता है और कुछ ही घंटों में मौत हो जाती है। साइंस कहता है कि ऐसी स्थिति में बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के काम करना आत्महत्या है, पर निम्स पुर्जा ने जब दूसरी बार इन 14 चोटियों को चढ़ा तो बिना किसी सप्लीमेंट ऑक्सीजन के चढ़ा। बड़े बड़े डॉक्टर आज तक हैरान हैं कि निम्स का शरीर उस ऊंचाई पर कैसे जिंदा रहा। इसका जवाब सिर्फ बायोलॉजी में नहीं है, इसका जवाब इस बात में है कि जब इंसान का इरादा उसके शरीर की सीमाओं से बड़ा हो जाता है तो शरीर को वो दर्द सहना ही पड़ता है। केटू पहाड़ के बेस कैंप में सन्नाटा था,
लगातार 3 बार भारी एवलांच आ चुका था। दुनिया के बेहतरीन माउंटेनियर्स डर चुके थे। सबने अपने टेंट समेटने शुरू कर दिए थे कि अब मौत के मुंह में जाना बेवकूफ़ी है और घर वापस जाना ही समझदारी है। पूरे कैंप में हार और डर का माहौल था। तभी वहां निम्स पुर्जा की एंट्री होती है। वो बेस कैंप में पहुंचते हैं और डरे हुए क्लाइंबर्स की आंखों में देखकर सिर्फ एक लाइन कहते हैं, कोई बात नहीं, हम आ गए हैं, प्रोजेक्ट पॉसिबल आ गया है। अगले ही दिन निम्स खुद सबसे आगे जाकर सबसे खतरनाक रास्तों पर रस्सियां बांधते हैं और जो क्लाइंबर्स कल तक मौत के डर से कांप रहे थे वो निम्स के पीछे पीछे K2 के शिखर तक पहुंच जाते हैं। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल कंटेजियन कहते हैं, जब एक अकेले इंसान का अटूट विश्वास हजारों लोगों के डर को 1 सेकंड में खत्म कर देता है। आज जब निम्स हमारे बीच नहीं है तो कई लोग यह सवाल पूछते हैं कि क्या उनका इतना रिस्क लेना सही था? क्या उन्हें अपनी सफलताओं के बाद रुक नहीं जाना चाहिए था? क्या उन्हें अपने परिवार के साथ आराम की जिंदगी नहीं बितानी चाहिए थी? इस सवाल का जवाब हमें प्राचीन ग्रीस के महान फिलोसोफर सोक्रेटिस के जीवन में मिलता है। जब सोक्रेटिस पर एथेंस की अदालत में मुकदमा चला और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई तो उनके पास भागने का मौका था। उनके दोस्त उन्हें जेल से निकालने आए थे, पर सोक्रेटिस ने भागने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं मौत के डर से भाग गया तो मेरा पूरा जीवन और मेरे सिद्धांत अर्थहीन हो जाएंगे। सोक्रेटिस ने खुशी खुशी जहर का प्याला पी लिया, क्योंकि उनके लिए सच्चाई और मकसद उनकी अपनी सांसों से ज्यादा कीमती थे। निम्स पुर्जा का वो आखिरी एवलांच भी उसी तरह का एक पल था। वो पहाड़ पर मरने नहीं गए थे, वो वहां वो काम करने गए थे जो उन्हें सबसे ज्यादा जिंदा महसूस कराता था। हम यह सोचकर जीते हैं कि हमारे पास बहुत समय है। हम अपने सपनों को कल पर टालते रहते हैं। निम्स ने कभी किसी चीज को कल पर नहीं टाला। उन्होंने वो जीवन जिया जो बहुत से लोग सिर्फ इमेजिनेशन में जीते हैं। जब हम निम्स की कहानी सुनते हैं तो यह कहानी सिर्फ पहाड़ों के बारे में नहीं है, यह तुम्हारे और मेरे बारे में है। हम सब के सामने जीवन में कोई ना कोई पहाड़ है। हो सकता है वो पहाड़ कोई नया काम शुरू करने का हो, किसी रिश्ते को सुधारने का हो, या खुद के डर का सामना करने का हो। पर हम उस पहाड़ पर चढ़ने से डरते हैं। हम बहाने बनाते हैं कि अभी सही समय नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारी असली प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, फिर भी तुम वो करते नहीं हो। निम्स ने ये कोई रातों रात नहीं सीखा था। ये मोटिवेशन नहीं है, ये सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है। अगर तुम भी अपने दिमाग की इस फेक थकान और टाल मटोल की आदत को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हो तो मैंने तुम्हारे लिए एक 50 स्टेप डिसिप्लिन एंड मेंटल टफनेस प्ले बुक बनाई है। और हां, ये पूरी तरह हिंदी में है। इसमें मैंने एक पूरा आइडेंटिटी शिफ्ट प्रोग्राम दिया है जो तुम्हारे कंफर्ट जोन को सच में तबाह कर देगा। ये तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगी, ये तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देगी। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, वीडियो के बाद उसे जरूर चेक करना। निम्स पुर्जा ने हमें यह सिखाया है कि सही समय कभी नहीं आता। परिस्थितियां कभी 100% आपके हक में नहीं होती। आपको अपना घर गिरवी रखना पड़ता है। आपको उन लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं जो आपको पागल कहते हैं। आपको उस दर्द से गुजरना पड़ता है जहां आपका शरीर जवाब दे देता है। पर अगर आप उस दर्द को पार कर जाते हैं तो उसके दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया है जो बहुत खूबसूरत है। मौत तो हर किसी को आनी है। कोई बीमारी से मरेगा, कोई बुढ़ापे से मरेगा, पर सबसे बड़ा दुख यह है कि इंसान मर जाए और उसके भीतर का वो संगीत, वो सपना बिना बजे ही दफन हो जाए। जिंदगी इस बात से नहीं नापी जाती कि आपने कितने साल सांस ली। जिंदगी इस बात से नापी जाती है कि उन सांसों के बीच आपने खुद को कितनी बार पूरी तरह जिंदा महसूस किया। जिंदगी उस गहराई में उतरने का नाम है। मुझे तुम्हारा लाइक या सब्सक्राइब नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा एक प्रॉमिस चाहिए। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ भी बदला है तो कमेंट में लिखो, आई विल नॉट डाई अ कावर्ड। मैं डरपोक की तरह नहीं मरूंगा। यह कमेंट तुम्हारी अपनी रूह के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसे लिखो और वो काम शुरू करो जो तुम्हें करना है। निम्स पुर्जा ने इतिहास के पन्नों में सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बनाए, उन्होंने इंसान की सोच की सीमाओं को तोड़ दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि असंभव सिर्फ एक शब्द है जिसे वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिनमें कोशिश करने की हिम्मत नहीं होती।
अपने अंदर के उस डर को खत्म करो और उस पहाड़ की तरफ कदम बढ़ाओ जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, क्योंकि जिंदगी तुम्हें सिर्फ एक बार मिलती है और इसे बिना जिए वापस लौटा देना सबसे बड़ा अपराध है। बहुत बहुत धन्यवाद।